आज हम महाजनपद काल के 60 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं उनको देखेंगे। महाजनपद काल से अधिकतर प्रश्न यहीं से आते हैं। अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहां से आपको PDF भी मिल जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रश्नों की ऐसी ही श्रृंखला हम आगे भी आपके लिए लाते रहेंगे। इन प्रश्नों को देखने के बाद आप किसी भी परीक्षा हाल में बैठेंगे, चाहे वो कोई भी एक दिवसीय परीक्षा हो, उसमें आपसे महाजनपद काल के कोई भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है महाजनपद, सूची 2 में है राजधानी। तो महाजनपदों में है गांधार, सूरसेन, वत्स, कौशल। तो इसको अगर हम मिलाएंगे तो गांधार की राजधानी थी तक्षशिला, सूरसेन की राजधानी थी मथुरा, वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी और कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। गांधार की तक्षशिला, सूरसेन की मथुरा, वत्स की कौशाम्बी और कौशल की श्रावस्ती। तो इसका सही ऑप्शन होगा 4, 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। कह रहा है, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता था? तो अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता था। हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? तो गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी उदयन ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया? उसे काकवड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो शिशुनाग वंश का वह शासक जिसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था वह था कालाशोक। कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था और इसके अध्यक्ष थे सबाकामी। क्वेश्चन नंबर 3 है, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सिकंदर महान एवं पोरस या पुरु जिसको कहते हैं की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? तो इसका सही ऑप्शन होगा झेलम नदी। झेलम नदी का पुराना नाम क्या था? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किस मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण के आरंभ का प्रतीक माना जाता है? मतलब किस मृदभांड को भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? तो उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन को द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को ग्रामक या ग्राम भोजक कहा गया है। आगे बढ़ते हैं कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 9 है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। और नंदवंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्म नंद ने नंदवंश की स्थापना की थी और एक राट की उपाधि भी धारण की थी महापद्म नंद ने। क्वेश्चन नंबर 11,
क्वेश्चन नंबर 11 है कि ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्नमीज या जेंडरमीज कहा गया है? ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्नमीज कहा गया है? तो ये कहा गया है घनानंद को। थोड़ा अपनी स्पीड बढ़ाते हैं हम। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा हुआ था? तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा हुआ था? ईरानियों के द्वारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण किसके द्वारा हुआ था? या प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था यूनानियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, कि ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो इसका सही आंसर होगा डेरियस। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाइडेस्पस या वितास्ता या झेलम। पिछले हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि झेलम का प्राचीन नाम क्या था? तो झेलम का प्राचीन नाम यही वितास्ता या हाइडेस्पस। हाइडेस्पस तो यूनानी बोलते थे उसको। तो झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व में किन किन शासकों के बीच हुआ था? तो झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व में सिकंदर एवं पोरस के मध्य हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है, सिकंदर भारत में कब आक्रमण किया? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। आगे बढ़ते हैं, इसको सूची को मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक तरफ दिया गया है शासक और दूसरी तरफ वंश दिया गया है। तो बिंबिसार किस वंश का था? तो बिंबिसार था हर्यक वंश का। हर्यक वंश यहाँ है। बिंबिसार किस वंश का था? तो बिंबिसार था हर्यक वंश का। कालाशोक किस वंश का था? शिशुनाग वंश का। महापद्म नंद नंद वंश का। बिंदुसार मौर्य वंश का था। एक है बिंबिसार, एक है बिंदुसार। बिंदुसार मौर्य वंश का था, बिंबिसार हर्यक वंश का था। आंसर होगा इसका 1, 2, 4, 3। तो ये दिया गया है बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन सही होगा। बिंबिसार और बिंदुसार आप ध्यान रखिएगा। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था, बिंदुसार मौर्य वंश का था। फिर कह रहा है सूची 1 को सूची से 2 से मिलाइए। एक तरफ दिया गया है महाजनपद और दूसरी तरफ दिए गए हैं आधुनिक क्षेत्र। महाजनपदों में है मगध। मगध का आधुनिक नाम क्या है? बिहार, मतलब पटना और गया के ज़िले। वत्स का आधुनिक नाम है इलाहाबाद। कौशल का आधुनिक नाम है अवध। अवंती का मालवा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर है मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो प्रथम राजधानी थी, तो मगध की प्रथम राजधानी थी राजगृह। गिरिव्रज या राजगृह दोनों नाम है इसका। प्रथम राजधानी राजगृह थी। क्वेश्चन नंबर 20, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो पाटलिपुत्र का सर्वप्रथम राजधानी के रूप में चयन किया गया था उदयन के द्वारा। उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी बनाया गया था। 16 महाजनपदों की सूची, जो 16 महाजनपद है वो उनका जो है पता हमें कहाँ से चलता है? तो अंगुत्तर निकाय या भगवत सूत्र, दोनों में से, या दोनों ऑप्शन है, दोनों लगा दीजिए। दोनों में से कोई एक है तो उसको लगा दीजिए। तो 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर का समकालीन था? तो सिकंदर का समकालीन था घनानंद, जिसकी विशाल सेना को देखकर सिकंदर वापस चला गया था और उसने घनानंद से युद्ध नहीं लड़ा था क्योंकि वो बहुत थक भी चुका था। क्वेश्चन नंबर 23 है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था 6वीं सदी ईसा पूर्व में। और पहला वंश कौन सा था मगध का? मगध का पहला वंश था हर्यक वंश। पहला सबसे बड़ा वंश कौन सा था? हर्यक वंश। क्वेश्चन नंबर 24 आते हैं, सिकंदर
सिकंदर की भारत में असफलता के निम्न कारण थे। पहला कारण कि भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, या उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, या उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला, या कह सकते हैं कि वह एक अच्छा शासक था। तो सिकंदर एक अच्छा प्रशासक भी था, उसे भारतीयों का सहयोग भी मिला था, उसकी सेना भी श्रेष्ठ प्रकार की थी, और तब भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। तो इसके चारों ऑप्शन सही हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2, 3, 4 चारों ऑप्शन इसके सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है मिलान करने वाला राजा और राज्य। राजा और राज्य का हमें इसमें मिलान करना है। एक तरफ दिया गया है प्रधोत, उदयन, प्रसेनजीत, अजातशत्रु। राज्य में दिया गया है मगध, वत्स, अवंती, कौशल। तो जो राजा चंद प्रधोत थे, उनका राज्य था अवंती। उदयन का राज्य था वत्स, और प्रसेनजीत, कौशल राजा प्रसेनजीत थे, और अजातशत्रु तो मगध का था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, कहाँ खोदी गई थी? कलिंग में। 27 नंबर क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था, तो वो था डेरियस ने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था। मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो अजातशत्रु का युद्ध था वज्जी से, या इसको वैशाली भी बोलते हैं। तो मगध के राजा अजातशत्रु का वैशाली से युद्ध रहा था। फिर है वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम वाबार रथ मूसल, ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था तथा महाशिला कंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? तो अजातशत्रु ने वज्जी से युद्ध के विरुद्ध में गदा जैसा हथियार से जुड़ा रथ और पत्थर फेंकने वाला युद्ध यंत्र का प्रयोग अजातशत्रु ने किया था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद, जिसको पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। भारत में सिक्कों या मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन कब हुआ था? तो सिक्कों या मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन हुआ था 600 ईसा पूर्व में। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु और बिंदुसार, प्रसेनजीत, और इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? तो बुद्ध के समकालीन अजातशत्रु थे और प्रसेनजीत थे। बिंदुसार बुद्ध के समकालीन नहीं थे। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग, और जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया, व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास। इनमें से कोई नहीं। तो 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण था कि उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग हुआ। मगध साम्राज्य बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो जीवक को भेजा गया था अवंती के राजा की चिकित्सा के लिए। क्वेश्चन नंबर 35 है, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो शिशुनाग ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? तो बिंबिसार ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया। क्वेश्चन नंबर 37 है, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध में नहीं किया? तो शिशुनाग ने काशी का विलय मगध में नहीं किया था। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में अजातशत्रु ने किया था। क्वेश्चन नंबर 39 है कि मगध के बारे में कौन सी जानकारी सही नहीं है?
पुराण एवं महाकाव्य के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी, ये गलत। महापद्म नंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार दिया तथा सर्वज्ञात्रक एवं इकराट की उपाधि धारण की, ये भी गलत है। गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इनकी 4 राजधानियां बनी, ये भी गलत, तो इनमें से कोई नहीं। मतलब ये जो चारों ऑप्शन हैं ये चारों सही हैं। इसमें क्वेश्चन में दिया गया था मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है, तो ये चारों सही हैं। मतलब क्वेश्चन के अनुसार ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों सही हैं। चौथा होगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी वक्तव्य सही नहीं, ये तीनों वक्तव्य सही हैं। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था, तो नंद वंश का शासन था, जिसके डर से ही सिकंदर वापस चला गया था, नंद वंश का। और किसका शासन था, तो घनानंद का शासन था। नंद वंश के राजा घनानंद का शासक था उत्तर भारत में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, कौन सा था? मगध। भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य मगध था। क्वेश्चन नंबर है 42। निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? पहला है खरोष्ठी लिपि का प्रचार, उल्लेख उत्तीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्रप कला का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। तो खरोष्ठी लिपि का प्रचार, की अभिलेख उत्तीर्ण कराने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्रप कला का प्रचार, घंटा आकृति के गुंबज की कला का प्रचार और स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4, 5। मतलब ये पांचों सही हैं। पांचों का प्रभाव हुआ था, जब ईरानी आक्रमण हुए थे तब इन पांचों जो है इसके बाद भारत में प्रभावी हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था, तो इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किए। हाँ, ये सही है। इस आक्रमण के पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, तो ये भी हुआ था। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, ये भी सही था। उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, ये गलत था। तो इसका सही आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। ये कह रहा है निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था, तो उसने भारत को यूनान की रियासत नहीं बनाया था। बाकी तीनों किए थे, बस चौथा काम नहीं किया था, तो ये चौथा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन के अनुसार। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। तो क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्न में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो मगध में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। निम्नलिखित में से सोनिया नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बिंबिसार को। निम्न में से किसे उग्रसेन कहा जाता है, मतलब भयानक सेना का स्वामी? तो उग्रसेन कहा जाता है महापद्म नंद को। डेरियस, क्या दार्यबाहु डेरियस ने 516 BC में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी या प्रांत बनाया। उसने कितना राजस्व प्राप्त होता था? किससे? मतलब सिंधु के तटवर्ती भूभाग से कितना राजस्व प्राप्त होता था? 360 टैलेंट। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? नियार्कस, एनासिक्रिटिस, एरिस्टोबुलस प्रथम, हेरोडोटस। तो सिकंदर के साथ हेरोडोटस नहीं आया था।
महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था। तो महाजनपद काल में श्रेणियों के संस्था संचालक को श्रेष्ठिन कहते थे। गृहपति का अर्थ होता था धनी किसान। क्वेश्चन नंबर 51 है जो है मिलान करने वाला। एक तरफ दिया है सूची 1 सूची 2 अष्टकुलक। तो अष्टकुलक थी परामर्शदायी संस्था। महामात्र था उच्च कोटि के अधिकारी। बलि साधक थे किसान से कर लेने वाले अधिकारी। और शैल्किक थे शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाले अधिकारी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 52 है मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारण वश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ये तो अजातशत्रु था। पितृहंता शासक हर्यवंश को कहते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 54 है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए महाजनपद एवं उनकी राजधानी को। तो कुरु महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, जो कि वर्तमान में दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है। पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र। कौशल की राजधानी थी साकेत। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4 3 1 2। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की राजधानी अहिछत्र, कौशल की राजधानी साकेत, वत्स की राजधानी कौशाम्बी। क्वेश्चन नंबर 55 निम्न में से कौन सा एक ग्रंथ है जो महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है? तो मगध की राजधानी गिरिव्रज भी थी, राजगिरे भी थी, पाटलिपुत्र युधिष्ठिर ने बनाई थी। तो कौशाम्बी इसका सही आंसर है। कौशाम्बी जो है मगध की राजधानी नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 57 ईरान के खमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? तो यह था डेरियस ने जीतने के बाद भारत की भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां हिस्सा बनाया था। तो हाइडेस्पस या बितास्ता का युद्ध किन दो शासकों के बीच लड़ा गया था? तो हाइडेस्पस या बितास्ता का युद्ध सिकंदर एवं पोरस के मध्य लड़ा गया था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में, मतलब पहली शताब्दी के पहले ईसा पूर्व, पहली शताब्दी के बाद ईसवी। तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। आखिरी क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 60। इसमें शासक और वंश को मिलाना है। ये तो शायद रिपीटेड क्वेश्चन है पीछे से। हाँ ये रिपीटेड क्वेश्चन है तो लेकिन मिला देते हैं हम लोग। बिंबिसार किस वंश का था? हर्यक वंश का। कालाशोक किस वंश का था? तो कालाशोक था शिशुनाग वंश का। महापद्म नंद वंश का था। बिंदुसार मौर्य वंश का। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज की ये 60 प्रश्नों की श्रृंखला थी। आगे प्रश्नों की श्रृंखला के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, चैनल वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इतना देर जुड़े रहने के लिए थैंक यू। आप इसको 2-3 बार देखिए जिससे आपको ये पूरा याद हो जाएगा।